सो गाइस आ गई हमारी ये वीडियो जिसके अंदर हम MCS 213 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंप्लीट मास्टर क्लास बोल सकते हो आप इसको, मेगा रिवीजन बोल सकते हो आप इसको। तो सब लोग की डिमांड थी कि 213 की वीडियो लेके आओ, तो हमने 30 टॉपिक्स चूज़ किए हैं, कंप्लीट एनालिसिस किया है बुक के बेसिस पे, PYQ भी देखे हैं बुक के बेसिस पे, दोनों को मर्ज करके हमने 30 क्वेश्चंस निकाले हैं, सिर्फ टॉपिक्स ही नहीं क्वेश्चंस निकाले हैं। तो अगर क्वेश्चंस को ट्विस्ट भी करेंगे तो डेटा तो वही रहना है, आंसर तो वही देना है, ठीक है। तो ये पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ ये स्किप मत करना, बिकॉज मैं पहले ही बोल देता हूँ इस मास्टर क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको 800 व्यूज़ एंड 50 कमेंट्स के बाद ही दिए जाएंगे, ये हमारा टारगेट है। बिकॉज बहुत सारे लोग नोट्स मिलने के बाद में वीडियो नहीं देखते हैं, मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता है गाइस, इतना तो आप भी समझोगे। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे, एक लाइक करोगे, कमेंट करोगे, पूरी वीडियो देखोगे, मुझे वॉच टाइम मिलेगा। मैं कुछ भी अर्न नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल के टाइम पे, ना मेरे सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो मुझे जितनी चीज़ें चाहिए मैं उतना ही आपसे मांग रहा हूँ कि आप पूरी वीडियो देखो, सब कुछ फ्री है, बस आपको टारगेट कंप्लीट करना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, आपको नोट्स वहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा जैसे ही टारगेट अचीव होगा, ठीक है। तो चालू करते हैं। तो ये हमारा मास्टर क्लास है, मैं हूँ कुलदीप, आप आए हो डिस्टेंस डिग्री डिकोडेड पे, और ये एक अकेली वीडियो आपको MCS 213 के अंदर एक अच्छा प्रिपरेशन और एक अच्छे मार्क्स के ट्रैक पे आपको लेके जा सकती है। तो इसी के साथ हम चालू करते हैं हमारे 30 टॉपिक्स में से पहला टॉपिक, जो कि एकदम ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो मैं आपको पहले टॉपिक्स दिखा देता हूँ, जो कि हमारा हमेशा रहता है ये कि टॉपिक्स दिखाना। तो आप लिस्ट देख सकते हो, एक एक्सटेंसिव लिस्ट है पूरी, ठीक है। तो एक एक करके एक एक स्लाइड देखेंगे, एकदम डिटेल्ड नोट्स हैं, यही आंसर्स हैं, आपके नोट्स भी नहीं है, कोई भी शॉर्ट में कटिंग नहीं की गई है, प्रॉपर नोट्स हैं, ठीक है। शॉर्ट में हम कुछ भी बातें नहीं करते, एकदम प्रॉपर नोट्स देते हैं, जो आप एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक SDLC, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, डिस्कस ऑल फेजेस विद सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। अब और क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ SDLC पूछा जा सकता है, ठीक है। एक SDLC के ऊपर से एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, फिर फेजेस पूछ सकते हैं, सिर्फ फेजेस, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहले डेफिनेशन क्या है, SDLC इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस followed by software developers to design, develop, test, deploy, and maintain software systems. It provides a systematic approach to build high quality software within time and budget. ये आपका आंसर हो गया, अब इसको समझते हैं। तो SDLC एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट, डिप्लॉय और मेंटेन करते हैं। इसके बिना सॉफ्टवेयर बनाना मतलब बिना किसी भी नक्शे के, किसी भी ब्लूप्रिंट के घर बनाने जैसा होगा, ठीक है। अब आप इस साइकिल को देखो, इसके अंदर 7 फेजेस हैं, और इसको समझने के लिए हमने एक ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल लिया है। पहले सातों फेजेस कैसे देखो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। ये हमारे 7 फेजेस हैं। अब इसके अंदर कैसा होगा देखो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग उसके हिसाब से क्या होगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के collect requirements like add books, search books, issue and return books, फाइन मैनेजमेंट एंड रिपोर्ट्स। ये क्या होगी कि हमने इतनी सारी चीज़ें पता कर ली कि हाँ, हम यूज़र से पूछते हैं कि क्या चाहिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या किया जाता है, हमारे जो इग्नू के अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी बोला जाता है इसी को, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है। फिर आप क्या बोलते हैं, सिस्टम एनालिसिस, अब एनालाइज रिक्वायरमेंट्स, चेक फिजिबिलिटी एंड डिफाइन मॉड्यूल्स लाइक एडमिन, मेंबर एंड लाइब्रेरियन। इसके अंदर फिजिबिलिटी चेक की जाती है। उसके बाद आता है हमारा सिस्टम डिज़ाइन, यहाँ हम ER डायग्राम्स और UI बनाते हैं। UI पेजेस मतलब यूज़र इंटरफेस कैसा दिखेगा, ये डिज़ाइंस है। ER डायग्राम यहीं बनते हैं। अगर आप
OOAD वाला कुछ कर रहे हो ऐसा, ठीक है, तो आपका वो सेम 2 की बातें हैं, सेम 1 में नहीं है। तो हम सिंपल ER डायग्राम एंड DFD पे ही बात करेंगे। तो सिस्टम डिज़ाइन में ये सब किया जाता है, हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, लो लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये सब थर्ड फेज में। उसके बाद आती है कोडिंग, जैसे असली प्रोग्रामिंग जिसके अंदर हम जावा या फिर पाइथन या फिर और भी कोई भी लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट ये सब यूज़ करते हैं एंड कोडिंग करते हैं। टेस्टिंग के अंदर हम बने बनाए कोड को चेक करते हैं, यूज़ केसेस बनाते हैं, उन यूज़ केसेस से ऊपर से हम टेस्टिंग करते हैं। अब टेस्टिंग के टाइप्स होते हैं जिसका टॉपिक आगे आने वाला है, तो बने रहना वीडियो में, पूरी ज़रूर देखना, ठीक है। आप लोग के बोलने पे ये वीडियो आ रही है तो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, लाइक करना, कमेंट करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, किसी और डिवाइस से कर सकते हो तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। तो अगला फेज़ आता है हमारे पास डिप्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे ही सारे टेस्ट के अंदर जितने अगर कुछ बग्स आए तो उनको फिक्स करना, फिर से टेस्टिंग करना, जब सब कुछ सही हो तब उसको हम एक सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं ताकि यूज़र उसको एक्सेस कर सके। एंड सेवेंथ इज मेंटेनेंस, जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। अगर कुछ रनिंग टाइम में कुछ बग्स आए उन्हें फिक्स करना, कुछ सिस्टम में अपडेट या नई चीज़ें ऐड करनी है, न्यू फीचर्स, तो वो करना, वो किस में आता है, मेंटेनेंस में। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसी के साथ में आप अगर यहाँ पे देखोगे तो हमने थोड़ा और क्या बोलते हैं उसको, एग्ज़ाम रेडी आंसर्स आप कैसे दे सकते हो। जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग में एक दो बोलूँगा, बाकी आप पढ़ लेना, मैं स्लोली स्क्रॉल करूँगा, रोक रोक के पढ़ लेना, फिर तो आपको नोट्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से टारगेट कंप्लीट कर देना, जैसे ही वीडियो आती है सब दोस्तों में फैला दो, कमेंट करो, भर दो एकदम कमेंट्स को, सब्सक्राइब करवाओ गाइस, बहुत मेहनत लगती है चीज़ों में, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इन दिस फेज रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम यूज़र, डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, कोई कंपनी के जितने भी क्या बोलते हैं उनको, चेयरपर्सन होते हैं ना कमेटी वाले, उनको स्टेक होल्डर्स बोला जाता है। तो ये सब पढ़ लेना। सिस्टम एनालिसिस के अंदर क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स आर स्टडीज, जो ऊपर से आया उसको स्टडी किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, उसकी फिजिबिलिटी चेक की जाती है कि एनालाइज हाउ मेंबर्स बुक इशू रिटर्न एंड प्रोसेस विल वर्क, क्या कैसे काम करेगा वो सिस्टम एनालिसिस के अंदर। फिर टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड टू फाइंड बग्स एंड इंश्योर इट मीट्स रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स मतलब टेस्टिंग के अंदर हम ये भी चेक करेंगे कि जो कोड हुआ है वो सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया तो एक समरी देख लेते हैं। HDLC सॉफ्टवेयर बनाने की पूरी पूरी प्रोसेस है जिसमें रिक्वायरमेंट से लेकर मेंटेनेंस तक के सभी फेजेस शामिल होते हैं। ये प्रोसेस सॉफ्टवेयर को सिस्टमेटिकली और एफिशिएंटली डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट। आप इसको, ये और ये सेम है, ये कंक्लूजन था, हमने उसका हिंदी समरी में कन्वर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इग्नू के POV से। तो अब चलते हैं SDLC के सबसे पहले और बेसिक मॉडल पर, ठीक है, द वाटरफॉल मॉडल। अब एक क्वेश्चन कैसा आ सकता है, एक्सप्लेन वाटरफॉल मॉडल विथ फेज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब ठीक है, इसी क्वेश्चन को वो लोग उल्टा घुमा सकते हैं कि एक्सप्लेन फेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल्स एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस, या फिर लिस्ट इट्स डिसएडवांटेजेस, घुमा फिरा के पूछे तो वाटरफॉल मॉडल, जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरता है और वापस ऊपर नहीं जा सकता ना, अपने आप से, आप बोलो पाइप लगा के नहीं, अपने आप से, जैसे अपने आप गिरा है वैसे अपने आप वापस ऊपर नहीं जा सकता। वैसे ही एक लीनियर सिक्वेंशियल फ्लो होता है, एक फेज 100% कंप्लीट होता है तभी दूसरा फेज शुरू होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, अब देखो एडवांटेजेस पे आते हैं हम लोग, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वाटरफॉल मॉडल इज अ लीनियर सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इन विच progress flows downward like a waterfall through the phases of requirement design, implementation, testing, deployment, and maintenance. In this model, each phase must be completed before the next phase begins. जो मैंने पहले हिंदी में बोला वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब आप देखो, पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर वो नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, लास्ट में क्या है, मेंटेनेंस। ओके, अब इसके एडवांटेजेस। अब इसका सबसे बड़ा फायदा है, सिंपल है, ठीक है।
और डॉक्यूमेंटेशन सॉलिड होती है एकदम। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? अगर क्लाइंट ने बीच में रिक्वायरमेंट चेंज कर दी तो चेंजेस करना बहुत मुश्किल और कॉस्टली होता है। टेस्टिंग बिल्कुल एंड में होती है तो बग्स लेट मिलते हैं। एग्जाम्पल अगर आप किसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट वाले का लो, जहाँ सब कुछ पहले से क्लियर हो, वहाँ ये बेस्ट है। पर लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में ये फेल हो जाता है। समझ रहे हो? जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट में क्या है, पहले पता चल गया कि भाई बुक इश्यू करनी है, नई बुक ऐड करनी है, पुरानी बुक रिमूव करनी है, मेंबर मैनेजमेंट होना चाहिए, फाइन कैलकुलेशन होना चाहिए। तो अब इसके अंदर और क्या ही चेंजेस करेंगे? तो एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट जैसा सिंपल जो सिस्टम है वहाँ पे आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हो। अदर देन दैट वो फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे उसके वही सातों के साथ छः, इधर इधर छः में कर दिया है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेना। मैं एक एक करके यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखो क्या है कैसे है। जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, ये सब तो होना है। अब कंपैरिजन एंड सुटेबिलिटी देखो। वाटरफॉल मॉडल इज सुटेबल फॉर स्मॉल एंड स्टेबल प्रोजेक्ट्स। रिक्वायरमेंट्स शुड बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड एट द बिगिनिंग। देखो, बिगिनिंग में जिस प्रोजेक्ट में आपको लगता है कि हाँ इसके बाद कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, वहाँ पे आप वाटरफॉल मॉडल अप्लाई कर सकते हो। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स वेर रिक्वायरमेंट चेंजेस फ्रिक्वेंटली। ठीक है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स फ्रिक्वेंटली चेंज हो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब हिंदी समरी, वाटरफॉल मॉडल एक लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है जिसमें हर फेज, ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस को कंप्लीट करने के बाद ही, ठीक है, हर फेज को कंप्लीट करने के बाद ही अगला फेज स्टार्ट होता है। ये मॉडल सिंपल, इजी टू मैनेज और वेल डॉक्यूमेंटेड होता है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और रिक्वायरमेंट्स चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है विदाउट रीस्टार्टिंग द प्रोसेस। ये मॉडल स्मॉल और स्टेबल प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल होता है। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में हमने वाटरफॉल मॉडल ख़त्म कर दिया। अब इसी का एक बड़ा भाई है हमारे पास। ठीक है, अब इसी के अंदर आप बोलोगे कि सर एक इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल और है, तो उसमें क्या होता है? देखो, इसमें कोई भी फीडबैक नहीं है। अगर आप देखो ना, तो एक दूसरे को देने के बाद में सेकंड वाला फर्स्ट को कुछ बोल नहीं रहा कि भाई तुझसे कमी रह गई। इटरेटिव में क्या होता है, देखो एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, ऐसे भी हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन आप इसको समझ सकते हो, तो हर चीज़ डीप में नहीं समझ सकते, ये आप भी जानते हो। तो यहाँ से इधर अगर आप कोई भी बता रहे हो कि भाई डिज़ाइन वाला रिक्वायरमेंट एनालिसिस को बोले कि भाई कुछ तो कमी है, या इम्प्लीमेंटेशन वाला डिज़ाइन को बोलने लगे, समझ रहे हो, अगला स्टेप अगले पिछले स्टेप को फीडबैक देना चालू कर दे। ठीक है, समझ रहे हो, ये इसको दे दें, फिर हम लोग वापस स्टार्टिंग में जा सकें। ठीक है, तो ये कौन सा है? इटरेटिव। जो आपकी बुक अगर आपने खोली होगी भाई, तो उसके अंदर इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है, तो यही है। बाकी सब चीज़ें सेम होगी, बस उसमें एक चीज़ चेंज हो जाएगी कि हर स्टेप अपने पिछले स्टेप को क्या बोलते हैं, फीडबैक देगा। चलो, तो इसके बड़े भाई से मिलते हैं हम, जो कि है स्पाइरल मॉडल। एंड ये इसके आने के चांसेस थोड़े कम है, बिकॉज लास्ट एग्जाम में स्पाइरल मॉडल आया था। ठीक है, तो एक ना एक मॉडल तो पूछा ही जाने वाला है। तो आप जितने मॉडल्स आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे पढ़ना जरूर। ठीक है, इसके अंदर हमने दो मॉडल सिलेक्ट किए बिकॉज इन दोनों में से कोई एक आने के चांसेस ज़्यादा है। तो वाटरफॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पाइरल मॉडल, ये एक रिस्क ओरिएंटेड मॉडल है जो इटरेटिव डेवलपमेंट और वाटरफॉल के कंट्रोल एस्पेक्ट्स को कंबाइन करता है। ठीक है, अब क्या है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वही जो मैंने बोला, स्पाइरल मॉडल इज a risk oriented software development model that combines iterative development with systematic and controlled aspects of the waterfall model. It is especially useful for large complex and high risk projects. अब रिस्क क्या होता है उसका आगे रिस्क मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके ओके, अब उसके मॉडल पे आते हैं। ठीक है, अब इसके चार मेन क्वाड्रेंट्स होते हैं, आपने ग्राफ देखा होगा। ठीक है, अब ग्राफ बना लो चार लाइन ऐसा,
ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स, उसके अंदर एक स्पाइरल बना दो, वो आपका मॉडल हो गया। अब इसमें होता क्या है, पहला 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 यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चालू करते हैं हम लोग, ये जो है ना, ये पॉइंट यहाँ से हम चालू करते हैं। तो यहाँ से लेके हम ऐसे जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हो, ठीक है, एकदम ये जो है ना पॉइंट, ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, ये चालू यहाँ से होगा। ठीक है, मैं ये क्वाड्रेंट इस लाइन की बात कर रहा था पहले, ये ना कि ये पॉइंट की। आप यहाँ से चालू करते हो एंड ये बाहर की साइड में आप घूमते जाते हो, ठीक है। तो मैं लाइन हटा देता हूँ, भद्दी लग रही है ये। हो गया। ओके, पहला है आपका प्लानिंग फेज। यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो कि आपको नेक्स्ट प्लान में करना क्या क्या है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी इसी प्लानिंग फेज में हो जाती है। अब सेकंड पे आ गए आप, आपने प्लानिंग कर ली, सब कर लिया, आपने अल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए, सब ढूंढ लिया, ठीक है। अब रिस्क एनालिसिस जो है वो सेकंड नंबर, खतरों को पहचानना और रोकना, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। आइडेंटिफाइड एनालाइज रिस्क, इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स एंड रिस्क मिटिगेशन प्लानिंग। अब रिस्क मिटिगेशन मतलब कि आपको जितना हो सके उतना रिस्क कम करते जाना है हर इटरेशन के साथ। थर्ड फेज क्या है, इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप क्या करते हो, डेवलप करते हो, वेरीफाई करते हो, डिज़ाइन, कोड, टेस्ट एंड इंटीग्रेट, ये सब थर्ड फेज के अंदर हो जाता है। फिर फोर्थ फेज में क्या होता है, ये हाई रिस्क लार्ज प्रोजेक्ट्स जैसे ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के लिए परफेक्ट है, जहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, तो थोड़ा एक्सपेंसिव है पर क्वालिटी टॉप नॉच मिलती है। यहाँ पे कस्टमर फीडबैक मतलब जिस जो आपसे बनवा रहे हैं उसको आप एक सिंपल प्रोटोटाइप देते हो कि भाई ये बना है फर्स्ट इटरेशन में, और आपने जो जो बोला था हमने वो सब ऐड करने की कोशिश की है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आप इसके अंदर देख के हमको बता सकते हो कि आपका फीडबैक क्या है, इसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए। अगर आपको कुछ नए रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर से अब देखो, एक स्पाइरल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आपको इवेल्युएशन मिलेगी। अगेन आप चालू करोगे पूरा घूम के, फिर यहाँ पे पहुँचोगे, एक और प्रोटोटाइप आप कस्टमर को दिखाओगे, अगेन पहुँचोगे यहाँ पे, फिर एक प्रोटोटाइप दिखाओगे। ये कब तक चलेगा, जब तक कस्टमर बोले हाँ भाई अब जो मिला है वो एकदम जो मुझे चाहिए था वही है। चारों क्वाड्रेंट्स क्या है वो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, वीडियो रोको, एक बार लिखो, लिखना है तो लिख सकते हो, सबसे बढ़िया तरीका है लिखते हैं याद करना, ठीक है। फिर उसके एडवांटेजेस देख लेते हैं हम लोग। तो रिस्क हैंडलिंग अच्छी है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, सूटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स और बेटर क्वालिटी आपको मिलती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, थोड़ा महंगा है, बार बार प्रोटोटाइप बनेगा तो वापस एनालिसिस करोगे, फिर कोई कोडिंग करेगा वो पैसा लेगा, तो एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आपको मैनेज करना पड़ेगा कि कौन सा इटरेशन है, हमने पहले क्या किया, उसमें अब क्या गलती आई, वो गलती वापस ना हो, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और रिक्वायर्स रिस्क एक्सपर्टीज, एक बंदा टीम के अंदर रिस्क मैनेजमेंट वाला होना चाहिए, इसीलिए वो थोड़ा और एक्सपेंसिव भी हो जाता है, क्योंकि आपको एक नॉर्मल टीम से एक बंदा और चाहिए जो रिस्क पहचान सके, ठीक है, जो इस पूरे मॉडल को समझता हो और जो मेंटेन कर सके। अब कंपैरिजन दिया हुआ है किसके अंदर, स्पाइरल और वाटरफॉल के अंदर। तो अप्रोच अगर आप देखो तो स्पाइरल में इटरेटिव और रिस्क ओरिएंटेड है, वाटरफॉल में लीनियर और सिक्वेंशियल है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हाई है, वहाँ लो है। यहाँ पे रिस्क हैंडलिंग ज़्यादा अच्छे से होती है, यहाँ पे बहुत लो है और बहुत लेट की जाती है। रिक्वायरमेंट चेंजेस हर इटरेशन में आप अलाउ कर सकते हो, यहाँ पे आपको जब भी कुछ करना हो तो वापस शुरू से करना पड़ेगा। बेस्ट सूटेबल फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स और हाई रिस्क, यहाँ पे स्मॉल सिंपल और स्टेबल, कॉस्ट यहाँ पे हाई है, उसके कंपैरिजन में वाटरफॉल में लो है। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट हाई है क्योंकि हर इटरेशन में आप एक प्रोटोटाइप पकड़ा रहे हो, वो प्रोटोटाइप से अपना चेक कर रहे हो, तो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। और वाटरफॉल मॉडल में लो है, या तो आपको स्टार्टिंग में कुछ बताएगा या फिर एंडिंग में एक प्रोजेक्ट बना के हमने दे दिया तब होगा, ठीक है। हिंदी समरी देख लो तो ये स्पाइरल मॉडल एक रिस्क ओरिएंटेड मॉडल है जिसमें डेवलपमेंट इटरेटिव साइकिल्स इटरेशंस में होता है। इसके हर साइकिल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग एंड इवेल्युएशन। यह मॉडल लार्ज कॉम्प्लेक्स और हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल होता है क्योंकि ये हर इटरेशन में रिस्क आइडेंटिफाई और हैंडल करने की क्षमता रखता है या फिर हैंडल करता है, ठीक है।
इतना समझ में आया? इतना आप अगर अच्छे से समझ लोगे, स्पाइरल मॉडल के 2 पेज कम से कम लिख के आओगे, बिकॉज आप एक एक चीज समझा सकते हो। आपने फर्स्ट इटरेशन समझाया, आपने सेकंड इटरेशन समझाया, आपने थर्ड इटरेशन समझाया, फिर आपने प्रोटोटाइपिंग क्या होती है वो समझाया। ठीक है, एक प्रोटोटाइपिंग मॉडल भी है हमारे पास, उसके मैं नोट्स नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा देता हूँ क्या होता है। प्रोटोटाइप बनाओ, ठीक है, उसी को दो, उसने कुछ चेंजेस कराए, अगेन प्रोटोटाइप बनाओ, ठीक है। उसमें भी 2 हैं, ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, आप बुक में देखना, स्टार्टिंग में ही है कि एक जो है वो है कि आपने पुराना प्रोटोटाइप फेंक दिया, पूरा नया प्रोटोटाइप मंगाया बनाया शुरुआत से। दूसरा, आपने पुराने ही प्रोटोटाइप में चेंजेस करके एक नया प्रोटोटाइप बना दिया, तो ये थ्रो अवे एंड ऐसा कुछ नाम है उनका, ठीक है। तो वो भी आप जरूर पढ़ना, वो आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है व्हाट इज एसआरएस। एसआरएस का फुल फॉर्म होता है हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है, देखो ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज एसआरएस, एक्सप्लेन सेक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके। अब भाई सॉफ्टवेयर बनाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट बनता है डेवलपर और क्लाइंट के बीच में, उसे कहते हैं एसआरएस। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो सिस्टम की हर एक छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट को क्लियरली डिफाइन करता है, ठीक है। इसमें मेनली 7 सेक्शन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये होता क्या, इसका मतलब सिस्टम करेगा क्या। जैसे पेशेंट रजिस्टर करना, अगर आप कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट बना रहे हो तो सिस्टम को क्या करना चाहिए, एक पेशेंट को रजिस्टर करने का ऑप्शन होना चाहिए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सिस्टम कैसा होगा, ठीक है, क्या नहीं करेगा, कैसा होगा। जैसे फास्ट होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, मिनिमम रिस्पॉन्स मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम 2 मिली सेकेंड होना चाहिए, ठीक है, फिर सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें नॉन फंक्शनल। एक अच्छा एसआरएस डेवलपमेंट एरर्स को ड्रास्टिकली कम कर देता है, लेकिन हाँ, इसको बनाने में टाइम और पैसे दोनों अच्छे खासे लगते हैं। इतना समझ में आया? अब सेक्शन समझो। इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन की प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंक्लूड्स पर्पस, स्कोप, डेफिनेशन, रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंट ओवरव्यू। फिर ओवरऑल डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, प्रोडक्ट फंक्शन, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कंस्ट्रेंट्स और अजम्पशंस। अब यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यूजर में क्या क्या खामी मतलब खूबियाँ होनी चाहिए। भाई उसको इंटरनेट चलाना आना चाहिए, यूज़र को कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो यूज़र को इंटरनेट सर्फ करना आना चाहिए, यूज़र को वेब ब्राउज़र यूज़ करना आना चाहिए, वगैरह वगैरह, मतलब यूज़र की क्वालिटीज़। जनरल कंस्ट्रेंट्स, ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, ये नहीं होगी तो सिस्टम काम नहीं करेगा। अजम्पशंस की भाई जहाँ पे भी ये सिस्टम यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट की सुविधा होगी, जो यूज़ करने वाला है उसको अच्छे से यूज़ करना आता होगा, वगैरह वगैरह। अजम्पशंस आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। फिर आते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, से बहुत ज़रूरी है, हमने अभी बात की थी कि यूज़ केसेस, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, बिजनेस रूल्स, ये सब फंक्शनल रिक्वायरमेंट की करेगा क्या। नॉन फंक्शनल में क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ सिस्टम, जैसे परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सब एबिलिटी ठोक दी इसमें, ठीक है। अब रिलायबिलिटी क्या होगी, अंडर लोड अच्छे से काम करना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए। मेंटेनेबिलिटी कि अच्छे इजीली मेंटेनेबल होना चाहिए, कुछ भी चेंजेस करना हो तो अच्छे से इजीली हो सके। फिर एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, अगर सिस्टम कुछ अदर चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसी के अंदर यूज़र इंटरफेस, हार्डवेयर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर इंटरफेस एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस ऐड कर दिए जाते हैं इसी सेक्शन में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे कंस्ट्रेंट्स, और फिर आते हैं अजम्पशंस, और लास्ट में आप एक और रख सकते हो कि आपने इंडेक्सिंग टाइप का एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हो अगर आपको बनाना हो, ठीक है। एंड एसआरएस का जो क्या बोलते हैं उसको स्ट्रक्चर है ना, वो हमारी बुक में अलग दिया गया है, एंड ये थोड़ा अलग है, बट दोनों में चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अगर आपको अच्छे से याद होता है तो आप वो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम कहीं भी आने वाली नहीं है। अब इधर देखो, एग्जाम्पल दिया है एंड ये छोटे में दिया है, ठीक है।
अगर एसआरएस पूरा लिखने बैठोगे तो 1 1.5 2 पेज जाएंगे एग्जाम में, बट यहाँ पे हमने छोटे में किया है ताकि समझा सकूँ मैं। एसआरएस में पहला इंट्रोडक्शन, पर्पस इज टू मैंने ओके, तो पर्पस है हमारा, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने लिखा है कि पर्पस है हमारा कि टू मैनेज सिस्टम हॉस्पिटल ऑपरेशंस डिजिटली। ठीक है, कि जो भी इतने दिन फिजिकली हो रहा था वो हम डिजिटली करें। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में, सिस्टम विल मैनेज पेशेंट्स, डॉक्टर्स, अपॉइंटमेंट्स, बुक, बिलिंग्स एंड रिपोर्ट्स, ये सब सिस्टम करेगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, रजिस्टर पेशेंट होना चाहिए, बुक अपॉइंटमेंट होना चाहिए, रिकॉर्ड्स मैनेज होने चाहिए, बिल जनरेट होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, आपको दिमाग में जो आए सब लिख देना। फंक्शनल, नॉन फंक्शनल में क्या होगा? सिस्टम शुड बी सिक्योर, फास्ट, रिलायबल, इजी टू यूज, स्केलेबल, मेंटेनेबल, जो दिमाग में आए सब। जितनी एबिलिटी अभी हमने देखी थी, यहाँ पे देखो, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सब ठोक देना। फिर एक्सटर्नल इंटरफेस, वेब इंटरफेस फॉर यूजर्स, इंटीग्रेशन विद पेमेंट गेटवे। ठीक है, पेमेंट गेटवे जैसे आपने रेजर पे इंक्लूड किया तो वो लिख देना। एसएमएस सर्विस, मान लो आपने कोई एसएमएस सर्विस यूज़ किया तो उसका नाम लिख देना। फिर कंस्ट्रेंट्स, मस्ट फॉलो डेटा प्राइवेसी लॉज, जीडीपीआर, वीजीपीआर, ये सब यूज़ होना चाहिए। ठीक है, 215 वाली चीज़ें। और यूज़ एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई पहले से कोई डेटाबेस वेटाबेस कुछ भी बना हुआ है वो सब यूज़ होना चाहिए। अजम्पशंस, इंटरनेट विल बी अवेलेबल, जो देखो मैंने जो अभी बोला था कि भाई इंटरनेट अवेलेबल होगा, यूज़र को बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगी, ये सब किस में आता है? अजम्पशंस में, कि आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, वो अजम्पशंस। ठीक है, कंक्लूजन पढ़ लेते हैं या फिर डायरेक्ट इंग्लिश समरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, एसआरएस एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो सॉफ्टवेयर की सभी रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली डिफाइन करता है। इसमें सिस्टम का ओवरव्यू, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इंटरफेसेस, कंस्ट्रेंट्स, अजम्पशंस शामिल होते हैं। एसआरएस से बेटर प्लानिंग, कम्युनिकेशन और क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, तो अच्छा एसआरएस होगा तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर बन के निकलेगा। ठीक है, अगर अच्छी टीम हुई तो। अगर टीम फुद्दू है तो चाहे कुछ भी अच्छा बना लो, सॉफ्टवेयर तो फुद्दू ही बनेगा। तो मजाक की बात है, ये सब मत लिख के आ जाना, वरना फिर बोलोगे भाई तुमने बोला फुद्दू फुद्दू, हमने लिख दिया वहाँ पे हमारे को माइनस कर दिया। ऐसा नहीं होता भाई, ये सब सिर्फ समझाने की बात है, ये सब छाप के मत आ जाना। चलो, अब आगे का चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इसी के अंदर हमने दो क्वेश्चंस को मर्ज किया है। ठीक है, व्हाट, एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, अब अब वो भी आ सकता है कि एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट एंड। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश या फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ओके, अब डेफिनेशन पढ़ो। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग, एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग, वैलिडेटिंग, मैनेजिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। इट ensures that the right requirements are captured and agreed upon by all stakeholders। अगर कोई भी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो उसके लिए माफ़ करना, पीछे कुछ चमन लोग काम में लगे पड़े रात को भी। ठीक है, पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ये लोग रात को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी सॉरी बोलूँगा मैं। अब अनिल, मेरी गलती भी नहीं है यार, सब कुछ बंद करके बैठा हूँ। ठीक है, गर्मी लग रही फिर भी। चलो आगे चलते हैं। अब रिक्वायरमेंट इंजन, एसआरएस बनता कैसे है? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू इसके 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है एलिसिटेशन, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नाम है, नहीं? एलिसिटेशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन, मैनेजमेंट। एक्सेंट नहीं पेल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ बस। चलो, तो एलिसिटेशन में क्या होता है? गैदर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स यूजिंग इंटरव्यूज, सर्वेज, ऑब्जर्वेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप जितने लोगों को वो सिस्टम यूज़ करना है उन सबको बिठाओ, या तो एक एक करके बिठाओ या सबको बिठा दो। अब दो तरीके हैं, या तो आप 1 to 1 इंटरव्यू ले लो, या फिर आप एक सर्वे ले लो सबका कि भाई सबको क्या क्या चाहिए। ठीक है, फिर सब कुछ दे दो। तीसरा क्या है कि सबको बिठा लो, सबको एक ब्लैंक पेपर दे दो, सब अपनी अपनी तरीके से उनको कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए सब लिख देंगे, फिर वो पास ऑन करेंगे, या एक दूसरे को अपना अपना पेपर देंगे, वहाँ पे दूसरा बंदा चेक करेगा, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, क्या सही नहीं है उसके आगे लिख देगा, क्यों सही नहीं है वो भी लिख देगा। लास्ट में सारे पेपर लेके आओ,
अपनी टीम के साथ बैठो, उन पेपर्स को मर्ज करो, आपको एकदम बेस्ट सबके लिए अवेलेबल होने वाले सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। दैट इज एलिसिटेशन। इतना मैंने बोल दिया, ये सब कुछ लिख के आना कैसे कैसे लेना है, ठीक है। क्या लेना है? रिक्वायरमेंट्स लेना है और कुछ नहीं लेना है। एनालिसिस, यही जो मैंने एनालाइज करने को बोला अभी से अपनी टीम के साथ, वो अब इसी के साथ आपको क्या बनाना है, स्पेसिफिकेशन जो एसआरएस बनाना है उनमें से निकाल के फिर क्या करना है, फिर आपको चाहिए वैलिडेशन। ठीक है, वैलिडेशन मतलब करेक्टनेस चेक करना कि आपने उन सब में से जो भी सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है, ठीक है, एक ही बंदा होगा जो पैसा लगा रहा है उसमें, उस बंदे को बुलाया कि सर हमने ये ऐसा ऐसा बनाया है, इसमें से आपके हिसाब से क्या क्या सही है क्या नहीं है वो हमको बता दो, ठीक है। और उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है, हैंडल चेंजेस करना है अगर कुछ चेंजेस होती है, ठीक है। इसमें दो टर्म्स हमेशा आती है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। याद रखना, फंक्शनल मतलब व्हाट द सिस्टम शुड डू, जैसे ऐड टू कार्ट, ठीक है, ये सब सारे। और नॉन फंक्शनल मतलब हाउ वेल द सिस्टम डू इट, मतलब कितने अच्छे से करना चाहिए। जैसे 2 सेकंड में लोड होना चाहिए, 2 सेकंड तो बहुत बोल दिया, लेकिन ठीक है, मन समझने के लिए 2 सेकंड में लोड होना चाहिए। दोनों मिलकर एक सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुल एंड क्या बोलते हैं उसको, केपेबल टू यूज आप बनाते हो, ठीक है, इजी टू यूज। अब कंपैरिजन देखो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल में। डेफिनेशन, क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। फोकस, फीचर्स पे, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे। एग्जांपल, लॉगिन, सर्च, जनरेट रिपोर्ट, सेव डाटा, ये सब। नॉन फंक्शनल में परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सारी एबिलिटी। फिर मेजर्ड बाय फंक्शनल करेक्टनेस एंड क्वालिटी मैट्रिक्स। एंड यहाँ पे आप पढ़ लेना, ठीक है। एंड एसआरएस लोकेशन, यहाँ पे सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट सेक्शन में आते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, एंश्योर्स द राइट प्रोडक्ट विल, सही प्रोडक्ट बनना चाहिए। कम्युनिकेशन बिटवीन सारे स्टेक होल्डर्स अच्छा होना चाहिए। रीवर्क और रीडेवलपमेंट वाली जो कॉस्ट है वो कम की जाती है, क्योंकि हम बात कर करके बनाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी नहीं बन जाती जो बाद में हटानी पड़े, जिनके पीछे रिसोर्सेज ज़्यादा लगे थे। प्लानिंग अच्छी होती है, एस्टिमेशन आप अच्छे से दे सकते हो, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन एकदम चुम्मेश्वरी, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट्स है। ऐसा चुम्मेश्वरी मत लिखा ना एग्जाम के अंदर, कोई बेचारी मैम वैम चेक करने आ गए ना तो वो माइनस दे देगी मार्क्स, ये तो चुम्मा चुम्मी पे आ गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें। बेनिफिट्स क्या क्या है, क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है, रिड्यूस, वही सारी चीज़ें हैं बस। क्लियर कम्युनिकेशन, रिड्यूस डेवलपमेंट एरर्स, अगर एरर्स कम होंगे तो पैसा कम लगेगा, चीज़ें कम बनानी पड़ेगी बार बार, और क्वालिटी सॉफ्टवेयर आपको आउटपुट के तौर पे मिलता है। इतनी चीज़ें हो गई। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये सब हम लोग 2-3 बार बात कर चुके हैं। अब इसके अंदर क्या है, यूजर शुड बी एबल टू रजिस्टर एंड लॉग इन, सिस्टम शुड जनरेट इनवॉइसेस, सिस्टम शुड अलाउ पेमेंट प्रोसेसिंग, एडमिन शुड बी एबल टू मैनेज यूजर्स, ये सारी चीज़ें तो सिंपल है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, हाउ वेल द सिस्टम डू इट, कितने अच्छे से होना चाहिए। फास्ट, रिस्पॉन्सिव, अवेलेबल 24/7, स्केलेबल, रिलायबल, सिक्योर, प्रोटेक्ट यूज़र डेटा, जीडीपीआर, जितनी चीज़ें वो सब नॉन फंक्शनल में, ठीक है। हिंदी समरी हो गई जो हमने अभी बात की थी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो, रिस्क वाला मामला फिर से आ गया, रिस्क है तो इश्क है वाला। हर्षद मेहता भाई साहब हमारे जिंदाबाद, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, एक्सप्लेन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब डेफिनेशन, पहले रिस्क भाई साहब खुद क्या है वो देख लो, ठीक है। तो risk is an uncertain event or condition that is if it occurs has a positive or negative effect on the project objectives such as time, cost, scope, quality, etc. रिस्क मैनेजमेंट, अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, कंट्रोलिंग रिस्क टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट ऑन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। इतनी सारी चीज़ें हमने अभी तक सुन ली। अब क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिस्क यानी खतरा वो अनसर्टेन इवेंट है जो प्रोजेक्ट के टाइम कॉस्ट या क्वालिटी खराब कर सकता है। इसको हैंडल करने की लाइफ साइकिल होती है एक छोटी सी, ठीक है, 5 स्टेप की लाइफ साइकिल होती है। पहला होता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मतलब रिस्क, खतरे को ढूंढना। फिर आता है रिस्क एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी चेक करना कि ये रिस्क आगे जाके कितना बड़ा हो सकता है।
रिस्क प्रायोरिटाइजेशन, एक लिस्ट बनाई आपने जितने रिस्क हैं उसमें से कौन सा रिस्क सबसे बड़ा है, रिस्क सबसे बड़ा है उसको टॉप पे रखा, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, समझे? ठीक है। रिस्क मिटिगेशन, जो मैंने बोला था ना, हर इटरेशन के साथ सॉल्व करने का प्लान बनाओ, तो रिस्क मिटिगेशन, मिटाना, ठीक है। एंड रिस्क मॉनिटरिंग, कंटिन्यूसली ट्रैक करो कि भाई इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है इससे मिटिगेशन प्लान्स की। तो रिस्क टेक्निकल्स, न्यू टेक फेल होना, प्रोजेक्ट डेवलपर को छोड़ देना, भाई प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपर ही छोड़ के चला गया, या बिजनेस मार्केट ही चेंज हो गया, तो आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके टाइप्स ऑफ रिस्क है, टेक्निकल रिस्क, इसका एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिस्क दैट कैन इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो टेक्निकल रिस्क, ठीक है, भाई न्यू आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, वो फेल हो गई। फिर प्रोजेक्ट रिस्क, कि भाई रिक्वायरमेंट गैदरिंग में टाइम लग रहा है, फिर बजट ज़्यादा यूज़ हो गया, बजट से ज़्यादा चीज़ें, और आपका डेवलपर जो मेन डेवलपर था वही प्रोजेक्ट छोड़ के चला गया, तो ये सब नहीं होना चाहिए। फिर बिजनेस रिस्क क्या है कि मार्केट चेंज हो गए और कस्टमर की नीड चेंजेस हो गई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम लगने लग गया किसी कस्टमर को, फिर लीगल और रेगुलेटरी चेंजेस आ गए कि भाई सरकार ने कोई नया रूल ही ला दिया कि आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो वो फिर चेंज करनी पड़ेगी। एक्सप्लेन न्यू गवर्नमेंट रेगुलेशंस अफेक्ट्स द प्रोडक्ट, वही बात है। अब रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, आइडेंटिफाई, एनालाइज, प्रायोरिटाइज, मिटिगेट, मॉनिटर, जो ऊपर था वही चीज़ें पढ़ लेना रोक के। हम सीधा समरी पे आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट के संभावित खतरों, मतलब रिस्क, प्रोबेबली रिस्क, ठीक है, को आइडेंटिफाई, एनालाइज, प्रायोरिटाइज, मिटिगेट और मॉनिटर करते हैं। इसके इससे प्रोजेक्ट फेलियर के चांसेस कम होते हैं, बेटर प्लानिंग होती है और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनता है। इतनी सारी चीज़ें होती है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये हम लोग एक्सप्लेन कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल मतलब कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, आपको एस्टिमेशन देना है, ठीक है, एकदम छोटे में बताऊंगा। एग्जाम का एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोकोमो। इसने इसे जो है बेरी बोहम ने 1980s में बनाया था। ये मॉडल बताता है कि सॉफ्टवेयर बनाने में कितना एफर्ट, टाइम और पैसा लगेगा। ये केलोक मतलब किलो लाइन ऑफ कोड्स पर बेस करता है, ठीक है। इसमें 3 प्रोजेक्ट क्लासेस होती है, ऑर्गेनिक, सेमी डिटेल्ड और एम्बेडेड। ऑर्गेनिक मतलब छोटा, सेमी डिटेल्ड मतलब मीडियम, एम्बेडेड मतलब लार्ज और टाइट कंस्ट्रेंट्स वाला। इसका फॉर्मूला है, ठीक है, PM एफर्ट पर्सन मंथ, मतलब PM मतलब पर्सन मंथ, एफर्ट को हम लोग पर्सन मंथ में नापते हैं। एफर्ट इक्वल टू A इंटू के लोग रेस टू बी। यहाँ पे PM क्या है, पर्सन मंथ, के लोग क्या है, थाउजेंड्स ऑफ लाइन, ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स डिपेंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट टाइप, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, नीचे देख रहे हो, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ओके। एंड डेवलपमेंट टाइम क्या क्या हो सकता है, डेवलपमेंट टाइम है आपको C इंटू एफर्ट्स रेस टू D। यहाँ पे T डेव क्या है, डेवलपमेंट टाइम इन मंथ में आएगा, और COD क्या है, कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट टाइप। अब टाइप्स ऑफ कोकोमो क्या क्या है, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड डिटेल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेसिक क्या है, इन अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट, अगर आपको कॉस्ट निकाल के देनी है तो बेसिक, अगर आपके पास बहुत सारी डिटेल है प्रोजेक्ट के साथ अवेलेबल है तो इंटरमीडिएट, और जब डिटेल रिक्वायरमेंट्स आपको सब कुछ पता चल गई इन लेटर स्टेज, तब आप डिटेल्ड कोकोमो यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट क्लासेस हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटेल्ड, एम्बेडेड। डिस्क्रिप्शन दी गई है कैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कैसे करना है, लास्ट टाइम होल में घुसने से पहले पढ़ लेना और जाके लिख लेना, बेंच पे लिख देना, समझ रहे हो, कुछ भी कर लेना, बट ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल देखो छोटा सा, अगर आपको एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल पूछ लिया तो आपको कैसा दिया होगा, प्रोजेक्ट का टाइप दिया गया होगा, के लोग साइज दी गई होगी, ठीक है। तो सेमी डिटेल्स के आपको ABCD तीनों पता, चारों पता होनी चाहिए। C तो सब में 2.5 है तो भूल जाओ, ठीक है। एंड एफर्ट्स क्या क्या है, एफर्ट आपको A की वैल्यू इंटू 20 रेस टू B की वैल्यू,
तो आंसर आया आपका 72.81। ठीक है। डेवलपमेंट टाइप क्या है, 2.5, टू सी की वैल्यू तो 2.5 सब में रहनी है, इनटू जो आपका एफर्ट आया वो रेस टू डी की वैल्यू, तो आपके अप्रोक्सीमेट 10.08 मंथ्स लगेंगे 20,000 लाइन ऑफ कोड का कोई प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने में। अब समझ में आया इसका क्या मतलब है 20K लोग का, कि 20,000 लाइन ऑफ कोड आपको करना है। ओके। अरे आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है ना, क्योंकि ईयरफोन आज थोड़ा बावला हो गया है मेरा वाला। तो लास्ट समरी देख लेते हैं हम। समरी क्या बोलती है, कोकोमो मॉडल एक एल्गोरिदमिक मॉडल है जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के साइज मतलब के लोग किलो लाइन ऑफ कोड और प्रोजेक्ट टाइप के बेसिस पर एफर्ट कॉस्ट और टाइम का एस्टिमेशन करता है। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और डिटेल्ड। ये मॉडल प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन और डिज़ाइन मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मकॉल क्वालिटी फैक्टर डायग्राम। अब पहले तो पूछा जाएगा कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी होता क्या है, उसके बाद पूछ सकते हैं कि भाई मकॉल के क्वालिटी फैक्टर्स होते क्या क्या है। तो शॉर्ट में समझते हैं, बाकी आप मैं मकॉल के क्वालिटी फैक्टर्स समझा दूंगा, बाकी आप ये जो डायग्राम है आप खुद से पढ़ लेना। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी का मतलब है कि सॉफ्टवेयर यूजर्स की नीड को कितना मीट करता है। ठीक है, यूजर्स की क्वालिटी को कितना मीट करता है। अब मकॉल ने 11 क्वालिटी फैक्टर दिए थे, चलो इन्हें एकदम छोटे छोटे में समझते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, आप पढ़ लेना। पहले मैं करेक्टनेस से चालू करूँगा एंड इंटर ऑपरेबिलिटी तक हम लोग जाएंगे क्लॉकवाइज में। तो करेक्टनेस मतलब सही रिजल्ट देना चाहिए, रिलायबिलिटी मतलब बिना फेल हुए चलना चाहिए, एफिशिएंसी मतलब कम रिसोर्सेज यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, इंटेग्रिटी मतलब सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, यूजेबिलिटी मतलब इजी टू यूज़ होना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, मेंटेनेबिलिटी का मतलब क्या हो गया हमारा, कि अच्छे से आपको मॉडिफाई करने के लिए इजी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल कि भाई सिस्टम जो है चेंजेस को अडेप्ट करना चाहिए, टेस्टेबिलिटी अच्छे से टेस्टिंग होनी चाहिए, यूज़ केस बनने चाहिए, प्रोबेबिलिटी, हाँ पोर्टेबिलिटी, अगर आपको एक मशीन से दूसरे मशीन पे पूरे प्रोजेक्ट को लेके जाना है तो कितना इजीली लेके जा सकते हो, रीयूजेबिलिटी, एक्सटेंड टू विच सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कैन बी मतलब मॉड्यूलर होना चाहिए, मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू वर्क विद अदर सिस्टम्स, कि भाई कोई और सिस्टम भी है उसके साथ कितने अच्छे तरीके से आपका सिस्टम, आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर काम करता है, वो भी आपके मकॉल के क्वालिटी फैक्टर्स में गिनाया जाता है। यहाँ पे सब कुछ वही चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, और क्या क्या दिया गया है, अब एग्जाम्पल समझो। करेक्टनेस, सिस्टम कैलकुलेट मार्क्स करेक्टली, रिलायबिलिटी, सिस्टम वर्क्स विदाउट फेलियर ड्यूरिंग एग्जाम्स, reusability, students can easily navigate and submit tests, efficiency, system handles many users with less time। ठीक है, एंड उसके बाद एफिशिएंसी है, सिक्योरिटी है, मेंटेनेबिलिटी है। ओके, ये हो गया आपका। अब अब समझो की पॉइंट्स आपको पढ़ लेना, हिंदी समरी में पढ़ देता हूँ कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी का मतलब है कि सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है और यूजर्स की नीड को कितना पूरा करता है। मकॉल मॉडल के 11 क्वालिटी फैक्टर्स सॉफ्टवेयर को अलग अलग एस्पेक्ट्स में मेजर करता है, और जैसे करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एक्सेट्रा, इन फैक्टर से हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है जो एफिशिएंट, सिक्योर और यूज़र फ्रेंडली होता है। इतना तो हम ऊपर तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, ओके वेट अ मिनट गाइस, कहाँ पे आए हम, हमने 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिए ना, यस। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ये आप पढ़ लेना रोक के। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, मेरा गला दुखने लग गया है गाइस, तो थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। तो मैं ये सब हटा देता हूँ यार, एकदम सब कुछ एकदम इजीली रखते हैं, कुछ भी पॉइंटिंग नहीं करना है। तो डेवलपमेंट के बाद आती है टेस्टिंग।
तो दो मेन तरीके, ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में टेस्टर को इंटरनल कोड नहीं पता होता, वो बस इनपुट देता है और एक्सपेक्टेड आउटपुट चेक करता है। जैसे आपने कोई कैलकुलेटर बनाया, ठीक है, तो उसने टेस्ट केस बना लिया कि 2+2 का आंसर 4 आना चाहिए, तो प्लस वो 2+2 करेगा, एंटर दबाएगा, 4 आया तो पास है, नहीं आया तो फेल है। ऐसा ऐसा होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जहां आपको फंक्शनलिटी और बिहेवियर पे ही फोकस करना होता है, ना कि इंटरनल लॉजिक या फिर कुछ चीज़ों पे। वाइट बॉक्स में टेस्टर को पूरा इंटरनल लॉजिक और कोड पता होता है। डेवलपर्स खुद ये मोस्टली करते हैं ताकि लूप्स और पाथ चेक हो सके। दोनों अपने आप में ज़रूरी हैं, ठीक है। एक नॉर्मल यूज़र हमेशा ब्लैक बॉक्स टेस्टर ही होगा। किसी को घंटा नहीं पता, किसी ऐसे ही बंदे को उठा के आपने बिठा दिया कि भाई ये टेस्ट केसेस हैं, इनको इनपुट कर, आउटपुट कर, अगर दोनों सेम आते हैं, हमारे आउटपुट और तेरा आउटपुट, तो पास लिख देना वरना फेल लिख देना। उसको क्या पता अंदर क्या चल रहा है, उसको नहीं पता पाइथन में लूप्स क्या होते कुछ नहीं पता उसको, ठीक है। तो एस्पेक्ट्स आप देख लेना, ये सब आपको याद होने चाहिए। नॉलेज ऑफ कोड, टेस्ट बेसिंग बेसिस, परफॉर्म्ड बाय, टेक्निकल यूज, टेक्निक्स यूज्ड, फोकस, टेस्टिंग लेवल, टेस्ट केस डिज़ाइन, एरर डिटेक्शन, ये सब आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। फिर आज बहुत लेट हो गया है रात का, फिर भी चलो ठीक है कंप्लीट करेंगे। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या है? एक्सटर्नल बिहेवियर जानना। वाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर जानना। हिंदी समरी देख लो। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में तो कोड का नॉलेज नहीं होता, ठीक है, टेस्टर को कोड का नॉलेज नहीं होता और वो सिस्टम की फंक्शनलिटी चेक करते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में कोड का नॉलेज होता है, इंटरनल लॉजिक, पाथ, कंडीशन और कोड स्ट्रक्चर को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है डीएफडी। अब देखो गाइस, डीएफडी जो है वो हमने एक रेलवे रिजर्वेशन का डीएफडी यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये आप पढ़ लेना। डीएफडी एकदम इजी हमने बनाया है। बाकी डीएफडी होता क्या है, तो डीएफडी सिस्टम में डेटा फ्लो को विजुअली रिप्रेजेंट करता है। 4 सिंबल्स होते हैं, एक्सटर्नल एंटिटी, प्रोसेस, डेटा स्टोर और डेटा फ्लो। तो ठीक है, डेटा फ्लो ये सारे के यहाँ पे दिए गए हैं। डेटा फ्लो को एरो, डेटा स्टोर को एक साइड से ओपन रेक्टेंगल बोल सकते हो, प्रोसेस गोला और एंटिटी एक प्रॉपर रेक्टेंगल। एडवांटेजेस पढ़ो। बेटर अंडरस्टैंडिंग, सिस्टम विजुअलाइजेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सपोर्ट्स मॉड्यूलर डिजाइन, हेल्प्स इन डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पे हमने लेवल 0, लेवल 1 एंड लेवल 2, सॉरी गाइस। तो लेवल 0 को कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी बोला जाता है। यहाँ पे रेलवे रिजर्वेशन है, मैं लेवल 0 समझा रहा हूँ, लेवल 1 2 आप खुद समझ लेना वीडियो रोक के, ठीक है। तो पैसेंजर है, उसने बुकिंग रिक्वेस्ट इंक्वायरी भेजी किसको? रेलवे रिजर्वेशन को। रेलवे रिजर्वेशन वाला उसको ट्रेन इन्फो, पीएनआर, टिकट डिटेल सब देगा। वहाँ पे पेमेंट गेटवे से पेमेंट रिक्वेस्ट गई, पेमेंट स्टेटस आ गया। यहाँ पे रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर क्या होगा, वो ट्रेन के स्केड्यूल्स चेंज कर सकता है, चेक कर सकता है, पैसे फेयर मतलब भाड़ा बढ़ा कम कर सकता है, ट्रेन इन्फो ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, नई ट्रेन लगा सकता है, ठीक है, वगैरह वगैरह, जितनी नए रूट्स ऐड कर सकता है, जितनी भी चीज़ें। और रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को देगा क्या? रिपोर्ट और डेटा प्रोवाइड करेगा। फिर लेवल 1 डीएफडी है, हमने इसी जीरो को थोड़ा खोल के 1.0, 2.0 एंड 3.0 तीन प्रोसेसेस बना दी हैं। ये आपके डेटा स्टोर से आप ऐसे भी बना सकते हो एंड वो फॉलो डायग्राम, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितनी एंटिटीज़ आपने, ठीक है, एंटिटीज़ मतलब ये पैसेंजर, गेटवे और ये आपने कॉन्टेक्स्ट लेवल मतलब लेवल 0 में बना दी, वही एंटिटीज़ आपके लेवल 1 के अंदर होनी चाहिए। या तो कम कर सकते हो लेकिन बढ़ा नहीं सकते हो, याद रखना, ठीक है। समरी ऑफ लेवल्स देखो। कॉन्टेक्स्ट लेवल मतलब लेवल 0, ओवरऑल सिस्टम व्यू showing external entities and main data flow. Level 1 breaks the system into major processes. Level 3 further details the reservation process into sub processes. हिंदी समरी, डीएफडी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो डेटा के फ्लो को दिखाता है। इसमें कॉन्टेक्स्ट डायग्राम लेवल 1 लेवल 2 तक सिस्टम के प्रोसेस को डिटेल में दिखाया जाता है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में पैसेंजर रिक्वेस्ट करता है, अवेलेबिलिटी चेक होती है, पेमेंट होता है और पीएनआर जनरेट हो जाता है। अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। अब इलेबरेट वाले ऊपर ज़रूर पढ़ना।
ठीक है, मैं एक बार और फिर से लगा देता हूँ, यहीं पे वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, एंड जल्दी से हमारा टारगेट कंप्लीट कर लो तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। हाई डेफिनेशन HD हाई क्वालिटी नोट्स हमने प्रिपेयर किए हैं। यही चीज़ें दूसरे पैसे में बेचते हैं, मैं फ्री में दे रहा हूँ। एन्जॉय करो गाइज, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मार्क्स लाओ, खुश रहो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लास क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो क्लीन रूम का सीधा रूल है डिफेक्ट डिटेक्शन नहीं, डिफेक्ट प्रिवेंशन, यानी बग्स आने ही मत दो। ये अप्रोच फॉर्मल मेथड्स जैसे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को यूज़ करती है। इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं: इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस, करेक्टनेस वेरिफिकेशन और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये एरोस्पेस या बैंकिंग जैसे क्रिटिकल सिस्टम्स में यूज़ होती है जहां एक छोटा सा बग भी डिजास्टर ला सकता है। ठीक है, तो अब पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है: डिफेक्ट कम आएंगे, रिलायबिलिटी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, कॉस्ट सेविंग होगी, प्रेडिक्टेबल रिजल्ट आएगा। डिसएडवांटेज, सॉरी गाइस, डिसएडवांटेजेस क्या है: स्किल्ड टीम होनी चाहिए आपके पास, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है। की फीचर्स क्या है: मैथमेटिकल रीगर मतलब कि भाई एकदम क्या बोलते हैं उसको, मजबूत काम किया जाएगा। ठीक है, एकदम अंबुजा सीमेंट वाला काम किया जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल को तोड़ा नहीं जा सकता चीज़ों को। क्लीन रूम वर्क यूनिट्स होगी, अच्छे से काम किया जाएगा। इंस्पेक्शन बेस्ड वेरिफिकेशन होगा, क्वालिटी मैट्रिक्स ड्रिवन होगा, जैसे क्वालिटी मैट्रिक्स मक्कॉल के फैक्टर है वो सब। और नो टॉलरेंस फॉर डिफेक्ट्स, कोई भी डिफेक्ट आया ठीक करो भाई, ठीक करो इसको, पहले इसको ठीक करो, बाकी चीज़ें बाद में। ठीक है, फिर प्रिंसिपल्स पढ़ लेना। यहाँ पे क्लीन रूम वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच का एक वर्सेस दिया गया है। ठीक है, क्लीन रूम क्वालिटी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या क्या होते हैं: क्लीन रूम वर्किंग यूनिट एक मैनेजर होगा, स्पेसिफिक टीम होगी, डेवलपमेंट टीम होगी, वो एक इंस्पेक्टर दोनों को चेक करेगा, जो जो पास होंगे वो ठीक, फेल होंगे वो वापस करो। अब हिंदी समरी: क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक डिफेक्ट प्रिवेंशन अप्रोच है जिसमें सॉफ्टवेयर को फॉर्मली स्पेसिफाई, डेवलप और वेरीफाई किया जाता है। इसके 4 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं: इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, करेक्टनेस वेरिफिकेशन और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। इस अप्रोच से फ्यूअर डिफेक्ट, हाई रिलायबिलिटी, बेटर क्वालिटी मिलती है, लेकिन स्किल्ड टीम और हाई इनिशियल कोस्ट की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, केस टूल्स। ठीक है, केस टूल्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, 1 घंटे की वीडियो हो गई है गाइस। केस टूल्स क्या होते हैं: कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केस का फुल फॉर्म होता है। क्या? कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को ऑटोमेट करते हैं। इसमें अपर केस, लोअर केस और इंटीग्रेटेड केस 3 टाइप के होते हैं। अपर केस ये अर्ली स्टेजेस एनालिसिस और डिज़ाइन में काम आते हैं, जैसे रेशनल रोज, ये एक सॉफ्टवेयर है। लोअर केस या लेटर स्टेजेस के अंदर काम आते हैं, जैसे कोडिंग और टेस्टिंग में। इसके लिए काम होता है जैसे विजुअल स्टूडियो और जे यूनिट, ये ऐसे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। एंड इंटीग्रेटेड केस क्या होता है, जो दोनों को मिलाकर पूरा SDLC सपोर्ट दे। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये टूल्स इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड। अब डिटेल्स ऑफ केस टूल्स कैटेगरीज यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में आपको दिख रही होगी। एग्जांपल्स: रिलेशनल रोज, विजुअल पैराडिम, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट। ये पढ़ लेना, आपको एग्जांपल देने में आसानी होगी। फिर एडवांटेजेस क्या है: ऑटोमेशन, प्रोडक्टिविटी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनेबिलिटी, कॉस्ट सेविंग। डिसएडवांटेजेस क्या है: हाई इनिशियल कॉस्ट, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरहेड, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। फिर क्या है, हिंदी समरी क्या है: केस टूल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अलग अलग एक्टिविटीज़ को ऑटोमेट करते हैं। इनके 3 मेन कैटेगरीज होती है: अपर केस, लोअर केस, इंटीग्रेटेड केस। ये टूल्स प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करते हैं और प्रोजेक्ट को एफिशिएंट बनाते हैं। की पॉइंट्स: केस इक्वल टू कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, थ्री थ्री मेन कैटेगरीज: अपर लेवल, अपर, लोअर, इंटीग्रेटेड। इम्प्रूव क्वालिटी, प्रोडक्टिव एंड डॉक्यूमेंटेशन, मोस्टली यूज्ड इन मीडियम एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स। इतना हो गया, हमारे 12 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं।
ठीक है गाइस, 18 टॉपिक्स अभी तो और बचे हैं यार, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा व्हाट यू से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और शेड्यूलिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो मैं हिंदी समरी दूंगा, बाकी आप खुद पढ़ लेना, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। सॉफ्टवेयर कब रेडी होगा ये बताता है सॉफ्टवेयर शेड्यूलिंग। इसमें हम टास्क आइडेंटिफाई करते हैं, उनको सीक्वेंस में लगाते हैं, रिसोर्स अलोकेट करते हैं और टाइमलाइंस एस्टिमेट करते हैं। दो बेस्ट टेक्निक्स है, गैंट चार्ट जो बार चार्ट को टाइम के अगेंस्ट टास्क दिखाता है, और पर्ट चार्ट जो नेटवर्क डायग्राम जो टास्क डिपेंडेंसीज और क्रिटिकल पार्ट दिखाता है। गैंट चार्ट जो है वो टाइम ओरिएंटेड है, जबकि पार्ट चार्ट डिपेंडेंसी ओरिएंटेड है। ठीक है, एग्जांपल सिनारियो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो भी दिए गए हैं सब आप पढ़ लेना। एडवांटेजेस यहाँ पे, लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेजेस। ठीक है, टूल्स कौन से यूज होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, प्राइमावेरा, ओपन प्रोजेक्ट, ट्रेलो, असाना फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। लिमिटेशन क्या होगी, एक्यूरेट नहीं होते एस्टिमेट्स, रिक्वायर चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स इम्पैक्ट शेड्यूल, रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी कॉज डिलेज, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आर हार्ड टू मैनेज। हिंदी समरी पढ़ते हैं सीधा। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रोसेस है जिसमें प्रोजेक्ट के टास्क को आइडेंटिफाई, सीक्वेंस, रिसोर्सेज अलोकेट और टाइम एस्टिमेट दिया जाता है या फिर किया जाता है। अब गैंट चार्ट टाइम बेस्ड शेड्यूलिंग दिखाता है, जबकि पर्ट चार्ट टास्क डिपेंडेंसीज और क्रिटिकल पार्ट दिखाता है। ये टेक्निक्स बेटर प्लानिंग, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन और टाइमली डिलीवरी में हेल्प करती है। अगले टॉपिक पे आते हैं गाइस, यह है SCM, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। चेंजेस आर अनएविटेबल, ठीक है, पर उन चेंजेस को मैनेज कैसे करें, SCM के थ्रू। SCM कंट्रोल करता है कि राइट चेंजेस राइट वे में और राइट टाइम पर होने। 4 एक्टिविटीज़ होती है, कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन, वर्जन कंट्रोल जैसे गिट यूज़ करना, चेंज कंट्रोल और कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट। SCM इंश्योर करता है कि तुम्हारा कोड, डॉक्यूमेंट्स और वर्जन सब एकदम सिंक्रोनाइज और ट्रैकेबल रहें। इतना समझ में आया। अब टॉपिक 5 जो है, टॉपिक 15, 5 नहीं, ये आप पढ़ लेना। ठीक है गाइस, थोड़ा मैं भगा नहीं रहा हूँ, बट आप ऐसे समझ लो कि जितना कम टाइम आप इसको दोगे ऐसे, ठीक है, मेरी आवाज़ सुनने की जगह पे इसको खुद पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। एंड जल्दी से अपना जो टारगेट मैंने दिया है 800 व्यूज़ का और 50 कमेंट का और लाइक का, जल्दी से कर दो तो आपको ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, रीज़न क्या है वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है क्यों कर रहा हूँ मैं। कोहिजन, कोहिजन मतलब डिज़ाइन में दो टर्म्स आती है, कोहिजन और कपलिंग। कोहिजन का मतलब है एक मॉड्यूल के अंदर के एलिमेंट्स एक दूसरे को कितनी क्लोजली रिलेटेड हैं, कितना अच्छे से जानते हैं, कितने अच्छे से एक दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। रूल ऑफ थंब, हाई कोहिजन इज ऑलवेज गुड। इसके 7 टाइप होते हैं, लोवेस्ट से हाईएस्ट तक। कोइंसिडेंटल सबसे बेकार, लॉजिकल, टेम्पोरल, प्रोसीजरल, कम्युनिकेशनल, सीक्वेंशियल और फंक्शनल जो सबसे बढ़िया होता है। अगर एक मॉड्यूल सिर्फ एक वेल डिफाइंड टास्क कर रहा है तो वो फंक्शनल कोहिजन कहलाता है। बाकी आप पढ़ लेना, यहाँ पे सबके डेफिनेशंस दिए हुए हैं, ये उसका लाइन वाइज दिया हुआ है कैसे क्या करता है। लो कोहिजन हाई कोहिजन का यहाँ पे कंपैरिजन है, एडवांटेजेस है, एग्जांपल्स दिए गए हैं, डिसएडवांटेजेस है, रियल वर्ल्ड एनालॉजी देखो। A kitchen drawer with all kinds of tool mixed together is like a low cohesion. A drawer with only screwdrivers is like high cohesion. एक हिंदी समरी पढ़ते हैं। कोहिजन का मतलब है मॉड्यूल के अंदर के एलिमेंट्स के आपस में कितना संबंध है। इसके 7 टाइप होते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा है फंक्शनल और सबसे बेकार है क्या, कोइंसिडेंटल। और हाई कोहिजन से मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और क्वालिटी इंप्रूव होती है। अब आपने सही जाना, अगला जो होगा वो होगा कपलिंग। तो कोहिजन का उल्टा है कपलिंग। कपलिंग का मतलब है कि दो अलग अलग मॉड्यूल्स एक दूसरे पर कितना डिपेंड करते हैं। रूल ऑफ थंब, लो कपलिंग इज ऑलवेज गुड। हम नहीं चाहते कि एक मॉड्यूल में चेंज करने से दूसरा टूट जाए। इसके 6 टाइप्स होते हैं, हाईएस्ट से लोवेस्ट। कंटेंट सबसे बेकार, कॉमन, एक्सटर्नल, कंट्रोल, स्टैम्प, डेटा कपलिंग सबसे अच्छा होता है। डेटा कपलिंग में मॉड्यूल सिर्फ वही डेटा शेयर करते हैं जो जरूरी हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखें तो दैट इज री इंजीनियरिंग। तो री इंजीनियरिंग का मतलब है पुराने सिस्टम्स को नया बनाना बिना उसके एक्सटर्नल बिहेवियर चेंज करे। उस प्रोसेस को कहते हैं सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग।
इसके 5 स्टेप होते हैं। इन्वेंट्री एनालिसिस, ठीक है, डॉक्यूमेंट रीस्ट्रक्चरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, कोड रिकंस्ट्रक्टिंग और आखिरी में फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, नया सिस्टम बिल्ड करना। जैसे किसी पुराने कोबोल बैंकिंग सिस्टम को जावा पर माइग्रेट करना, इसे मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है क्योंकि कोबोल एक बहुत पुरानी हो गई, उसको यूज़ करने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसको मेंटेन करना मुश्किल है, इसलिए उसको जावा पे चेंज कर दो। तो इसी को हम री इंजीनियरिंग कहते हैं। उसके स्टेप्स है, हमने 5 स्टेप्स देख लिए और उसका बिफोर एंड आफ्टर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एडवांटेजेस आप पढ़ सकते हो, क्या है, कॉस्ट रिडक्शन, बेटर मेंटेनेबिलिटी, इंप्रूव परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी अच्छी होगी, रीयूजेबिलिटी अच्छी होगी, अडेप्टेबिलिटी अच्छी होगी एंड प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होनी है। लिमिटेशंस क्या है, हाई इनिशियल एनालिसिस चाहिए, रिस्क ऑफ चेंजिंग सिस्टम बिहेवियर, अनइंटेंशनली रिक्वायर्ड स्किल टीम एंड टूल्स, नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सिस्टम्स। हर सिस्टम को आप री इंजीनियर नहीं कर सकते। रियल वर्ल्ड एग्जांपल वही है, बैंकिंग सिस्टम डेवलप्ड इन कोबोल इन 1990s, उसे जावा में फिर से किया तो अच्छी मॉडर्न यूआई एंड डेटाबेस आपको मिल सकते हैं, लेकिन बैंकिंग वही है जो उस टाइम पे थी। अब इसके लिए IBM रेशनल री इंजीनियर यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो यूज़ होता है, सोर्स क्वेस्ट यूज़ होता है एंड जेट ब्रेन्स होते हैं टुगेदर करके, वो भी यूज़ होता है। ठीक है, पांचों एक्टिविटीज़ यहाँ पे समझ लेंगे। अब रिवर्स इंजीनियरिंग एंड री इंजीनियरिंग दोनों में क्या फ़र्क है वो देख लेते हैं। तो इन दोनों में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्लियर कर लो। रिवर्स इंजीनियरिंग सिर्फ एनालाइज करने के लिए है, एग्जिस्टिंग सिस्टम का डिज़ाइन और डॉक्यूमेंटेशन समझना बिना उसमें कोई चेंजेस किए, नॉलेज गेन करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग। लेकिन री इंजीनियरिंग में हम सिस्टम को एनालाइज भी करते हैं, उसको मॉडिफाई करके इम्प्रूव भी करते हैं। सिस्टम एनहेंसमेंट करना हो तो री इंजीनियरिंग, सिर्फ उसके बारे में जानना है, कोई पुराना सिस्टम है उसके बारे में जानना है तो रिवर्स इंजीनियरिंग। एक समझने के लिए, दूसरा सुधारने के लिए। समझ में आया इतना? अब पर्पस, इनपुट, आउटपुट, मॉडिफिकेशन लेवल, फोकस, इम्पैक्ट ऑन सिस्टम, ये सब पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके से। सिस्टम मतलब सरल लैंग्वेज में हमने दिया है। जल्दी से अपना टारगेट मत भूलो, शेयर करते जाओ, शेयर करते जाओ, लाइक कर दो, कमेंट भर दो कमेंट सेक्शन को। एंड ऐसा नहीं कि तुम स्पैम कर दो, ठीक है, स्पैम मत करना, एक अच्छे कमेंट करना भाई। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बॉट कमेंट से, अच्छे कमेंट करना, कुछ 4-5 लाइन लिख दो, 2-3 लाइन लिख दो, ये गुड बढ़िया ये सब मत लिखना, कुछ अच्छा लिखना, पढ़ के मज़ा आना चाहिए। अब रिवर्स इंजीनियरिंग का एग्जांपल देख लो, री इंजीनियरिंग का एग्जांपल देख लो, एडवांटेजेस देख लो, दोनों के यहाँ पे दिए गए की पॉइंट्स। रिवर्स इंजीनियरिंग इक्वल टू एनालिसिस, री इंजीनियरिंग इक्वल टू इम्प्रूवमेंट, बोथ आर यूज फॉर बेटर सिस्टम मैनेजमेंट, चूज बेस्ड ऑन बिजनेस नीड, क्या ज़रूरत है उसे क्या। हिंदी समरी, रिवर्स इंजीनियरिंग का उद्देश्य एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझना है बिना उसमें कोई बदलाव किए। ये डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और डॉक्यूमेंटेशन निकालने में मदद करती है। आप ऐसा समझो, आपका कोई सिस्टम है, उसका SRS डॉक्यूमेंट टूट गया या फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट टूट गया, तो वो निकालने को रिवर्स इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम को सुधारने, ऑप्टिमाइज करने और मॉडर्न बनाने की प्रोसेस है, जिसमें कोड डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी में बदलाव किया जाता है। रिवर्स इंजीनियरिंग इक्वल टू अंडरस्टैंड सिस्टम, रिवर्स इंजीनियरिंग इक्वल टू इम्प्रूव सिस्टम। एकदम ईजी, ऐसा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, HCI फील्ड फोकस करती है यूज़र और कंप्यूटर के बीच के इंटरेक्शन को बेहतर बनाने में। एक बेहतरीन UI UX के 5 कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। कंसिस्टेंसी, एक जैसा दिखना, सिंप्लिसिटी, आसान होना, फीडबैक, यूजर्स को बताना कि प्रोसेसिंग चल रही है, विजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने रखना, और एरर प्रिवेंशन। एक बढ़िया HCI तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और यूज़र एक्सपीरियंस दोनों को स्काई रॉकेट कर देता है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, आपके सामने है। वीडियो रोको, मैं एक एक करके चीज़ों पे जूम भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो वीडियो रोक लेना, पढ़ लेना। HCI के प्रिंसिपल्स, की पॉइंट्स, चैलेंजेस, टूल्स, फिग्मा, एडोब XD, स्केच, अक्सर RP, यूजेबिलिटी टेस्टिंग टूल जैसे यूज़र टेस्टिंग। तो इसकी हिंदी समरी क्या है? HCI एक ऐसी फील्ड है जो यूज़र्स और कंप्यूटर्स के बीच इंटरेक्शन को समझकर बेहतर बनाती है। इसके प्रिंसिपल्स है कंसिस्टेंसी, सिंप्लिसिटी, फीडबैक, विजिबिलिटी एंड एरर प्रिवेंशन। अच्छा HCI
यूज़र एक्सपीरियंस को सुधारता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और एरर्स कम करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोचेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मोबाइल ऐप्स 4 मेजर अप्रोच से बनते हैं। ठीक है, नेटिव ऐप्स परफॉर्मेंस बेस्ट होती है, पर iOS और एंड्रॉयड के लिए अलग अलग कोड करना पड़ता है। iOS के लिए कोटलिन, स्विफ्ट, एंड्रॉयड के लिए आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर सकते हो, ऐसा सब समझ लो। ठीक है, फिर दूसरा हाइब्रिड ऐप्स, एक कोड दोनों पर चलेगा, जैसे रिएक्ट नेटिव और फ्लटर। प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स, PWA, वेबसाइट्स जो ऐप की तरह बिहेव करें, ऑफलाइन भी चलती हैं, ऐसो को बोलते हैं PWA, प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स। RMAD, लो कोड या फिर नो कोड, ड्रैग एंड ड्रॉप से जल्दी ऐप्स बनाना। तुम्हारा प्रोजेक्ट का बजट और परफॉर्मेंस डिसाइड करता है कि कौन सा अप्रोच बेस्ट है। बहुत कम, एकदम ना के बराबर है तो नो कोड, थोड़ा बहुत है तो लो कोड। ठीक है, बाकी आप यहाँ से पढ़ लेना क्या चीज़ें कैसे होती है। मैं जूम कर देता हूँ एक एक चीज़ के ऊपर, एग्जाम्पल से की पॉइंट्स हैं ऊपर, चारों चीज़ें समझाई गई है। यहाँ पे डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस है चारों चीज़ों के, डायग्राम कैसे काम करता है वो देखो, कॉमन टूल्स कौन से एंड्रॉयड स्टूडियो, एक्स कोड, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, एंगुलर, आयोनिक, जावास्क्रिप्ट, आउट सिस्टम्स, चैलेंजेस क्या होते हैं। अब एक हिंदी समरी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट स्मार्टफोन्स और टैबलेट के लिए एप्लीकेशंस बनाने की प्रोसेस है। इसमें 4 मेन अप्रोचेस होती है, नेटिव, हाइब्रिड, प्रोग्रेसिव, PWA, RMAD। ठीक है, रैपिड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, हाँ यही है। हर अप्रोच के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। सही अप्रोच चूज करने से बेटर परफॉर्मेंस, यूजर एक्सपीरियंस और कॉस्ट एफिशिएंसी मिलती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होने वाला है UML एंड क्लासिफिकेशन ऑफ UML डायग्राम्स। तो UML का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर को विजुअलाइज करने का ग्लोबल स्टैंडर्ड है। इसमें 2 मेन ब्रांचेस में बांटा गया है, स्ट्रक्चरल डायग्राम्स, बिहेवियरल डायग्राम्स। स्ट्रक्चर डायग्राम्स जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ये बताते हैं सिस्टम क्या है। बिहेवियरल डायग्राम जैसे यूज केस, सीक्वेंस, एक्टिविटी, स्टेट मशीन, ये बताते हैं सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एडवांटेजेस दिए गए हैं, कब यूज़ करना है। मैं एक एक करके सब पे ले जा रहा हूँ, रोक रोक के पढ़ो। लिमिटेशंस दी गए हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, टूल्स फॉर यूएमएल मॉडलिंग है, यहाँ पे एग्जांपल ऑफ इम्पोर्टेंट यूएमएल डायग्राम्स है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जल्दी से, पहले हम लोग हिंदी समरी पढ़ेंगे कि यूएमएल एक स्टैंडर्ड विजुअल मॉडलिंग लैंग्वेज है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को मॉडल और विजुअलाइज करने के लिए यूज़ होती है। यूएमएल डायग्राम्स 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल। स्ट्रक्चर जो सिस्टम की संरचना बताते हैं, मतलब आर्किटेक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहेवियरल डायग्राम जैसे यूज केस, एक्टिविटी, जो सिस्टम का व्यवहार, उसका बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, व्यवहार क्या वर्ड है भाई, एकदम कड़क भारी वर्ड हिंदी का। उसके बाद में आते हैं हम लोग आर्किटेक्चरल या फिर मॉड्यूलर डिजाइन, दोनों में से अलग अलग भी पूछ सकते हैं, वर्सेस भी पूछ सकते हैं, डिफ्रेंशिएट पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। आर्किटेक्चरल डिजाइन सिस्टम का बिग पिक्चर यानी ब्लूप्रिंट होता है, जैसे माइक्रो सर्विसेज या लेयर्ड आर्किटेक्चर, ये हाई लेवल है। जबकि मॉड्यूलर डिजाइन, सॉरी थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, मॉड्यूलर डिजाइन लो लेवल होता है। ये बताता है कि उस आर्किटेक्चर के अंदर एक ये छोटे छोटे मॉड्यूल जैसे पेमेंट मॉड्यूल, यूजर मॉड्यूल इंटरनली कैसे डिजाइन होते हैं होंगे, दोनों मिलकर एक रोबस्ट सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें एब्स्ट्रैक्शन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। मैंने पता है डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमने बताया था, SRS वैसारेस इनके अंदर सेकंड के अंदर कि भाई लो लेवल एंड हाई लेवल, तो वो यही है, आर्किटेक्चरल एंड मॉड्यूलर। इसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर देख लो आप, प्रिंसिपल्स देख सकते हो, एग्जाम्पल देख लो आप। यहाँ पे आपको कंपैरिजन भी दिया गया है, की पॉइंट्स है, व्हेन टू यूज़ है, कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को बिगिनिंग में यूज़ करो, मॉड्यूलर को डिटेल्ड और इम्प्लीमेंटेशन फेज में यूज़ करो। इसकी अगर हम लोग समरी पढ़ते हैं तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन सिस्टम की हाई लेवल संरचना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स और उनके रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है। मॉड्यूलर डिज़ाइन सिस्टम को छोटे इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करता है, उनके इंटरफेसेस और इंटरनल लॉजिक को डिज़ाइन करता है। दोनों डिज़ाइन सिस्टम की क्वालिटी, स्केलेबिलिटी, अच्छा स्केलेबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों लिख सकते हो।
मेंटेनेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड इट्स टाइप। तो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होने के बाद भी काम करता खत्म नहीं होता है, ठीक है। वहां से शुरू होती है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। करेक्टिव, एडाप्टिव, परफेक्टिव, प्रिवेंटिव, चार टाइप है। पहला क्या है? करेक्टिव, बग्स और एरर्स को फिक्स करना। एडाप्टिव, ओएस अपडेट्स या नए एनवायरनमेंट के हिसाब से ऐप को चेंज करना। परफेक्टिव, यूजर्स की डिमांड पर नए फीचर्स ऐड करना, अपडेट्स लाना परफेक्टिव होता है। प्रिवेंटिव, कोड्स को रिफैक्टर करना ताकि फ्यूचर में बग ना आए। रेगुलरली कोड चेक करते रहो, कहीं पे भी कुछ लगे तो चेंजेस कर दो। अब मैं एक एक चीज़ों पे ऐसा क्या बोलते हैं, जूम करके घुमा रहा हूँ, तो जल्दी से स्टॉप कर करके समझ लेना क्या है क्या नहीं है। रियल लाइफ एग्जांपल भी दिए गए हैं, कौन सा चीज़ कब लगाना है, चैलेंजेस क्या है, टूल्स क्या क्या यूज़ किया जाता है, जैसे जीरा, गिट, सोनार कूप, इक्लिप्स, इंटेलिजेंट और पोस्टमैन, ये सब यूज़ की जाते हैं। हिंदी समरी, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के बाद की जानी मॉडिफिकेशंस और अपडेट्स की प्रोसेसेस में चार इंपॉर्टेंट प्रमुख टाइप्स होते हैं। करेक्टिव, एडाप्टिव, परफेक्टिव, प्रिवेंटिव। ये सिस्टम की रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस और लाइफ को बढ़ाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। तो मैं सीधा का सीधा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, ठीक है। ओवरव्यू क्या है? अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को लगातार बेहतर बनाने को एसपीआई कहते हैं। इसके 6 लाइफ साइकिल है। एसेट, एक्सेस करो, एसेस, डिफाइन करो, चेंजेस इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट मेजर करो और सक्सेसफुल चेंजेस को इंस्टीट्यूशनलाइज। माँ भाई क्या बड़ा वर्ड है भाई। क्या? इंस्टीट्यूशनलाइज करो मतलब स्टैंडर्डाइज कर दो। इससे कॉस्ट कम होती है और प्रोडक्ट क्वालिटी कंटिन्यूस बढ़ती रहती है। इसकी हिंदी समरी पढ़ लेते हैं, बाकी चीज़ें आप खुद देख लेना क्या है। मैं एक बार और घुमा देता हूँ, ठीक है। ये उसकी लाइफ साइकिल है, रोक के पढ़ो इसको, जूम कर देता हूँ और पढ़ना। फिर ऑब्जेक्टिव्स है, एग्जाम्पल्स हैं, चैलेंजेस हैं। एक हिंदी समरी पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। एसपीआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कंटिन्यूसली इंप्रूव करने की एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। इसका उद्देश्य, इसका जो टारगेट है, इसका जो गोल है, वो बेटर क्वालिटी, रिड्यूस्ड कॉस्ट और इंक्रीज प्रोडक्टिव अचीव करना है। एसपीआई मॉडल जैसे सीएमएम एंड सीएमएमआई ऑर्गेनाइजेशंस को मैच्योर और एफिशिएंट बनाने में मदद करते हैं। सीएमएम हम अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तो वहाँ पे आप और अच्छे से समझ पाओगे कि क्या है। लास्ट 6 टॉपिक बचे हैं, जल्दी से गाइस ख़त्म करते हैं इनको। तो अगला टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है। इंट्रोडक्शन पे मैं जूम कर देता हूँ एंड समझा देता हूँ। कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने में कितनी मेच्योर है, ये चेक करने के लिए एसईआई ने सीएमएम फ्रेमवर्क बनाया है। इसके 5 लेवल्स है, देखो। पहला है इनिशियल, नीचे से देखो, नीचे से इनिशियल। अनप्रेडिक्टेबल, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हीरोज, हीरोज मतलब अच्छे कोडर्स, कोडर डेवलपर्स। रिपीटेबल, बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। डिफाइंड, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस सेट है। मैनेज, डेटा ड्रिवन डिसीजंस मेकिंग होती है। ऑप्टिमाइज्ड, कंटिन्यूअस इनोवेशन और डिफेक्ट प्रिवेंशन पर फोकस। लेवल 5 मतलब कंपनी टॉप टीयर, टॉप नॉच, एकदम एकदम जबरी कंपनी हो तो लेवल 5, एंड एकदम नया स्टार्टअप हो तो लेवल 1, एंड मोस्ट ऑफ कंपनीज लेवल 3 तक ही रह जाती है, ठीक है। और उसके बाद इसकी हम लोग रिलेटेड मॉडल वॉडल आप देख लो यहाँ पे, बेनिफिट समरी, चैलेंजेस, टूल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, सीएमएम लेवल्स एक बार और पढ़ लो, यहाँ पे जूम करके मैंने रखे हैं। अब कैपेबिलिटी मैच्योर मॉडल एक फ्रेमवर्क है जो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को उनकी प्रोसेस मैच्योरिटी के हिसाब से 5 लेवल में डिवाइड और इवेल्युएट करता है। यह मॉडल ऑर्गेनाइजेशंस को उनके सॉफ्टवेयर प्रोसेस को इम्प्रूव करने, बेटर क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करने, कॉस्ट कम करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी डेटा डिक्शनरी में भी, हाँ यस। तो व्हाट इज डेटा डिक्शनरी? एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो डेटा डिक्शनरी डेटाबेस का मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा होता है। ये एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है जहाँ सिस्टम के हर डेटा एलिमेंट का नाम, डिस्क्रिप्शन, टाइप, लेंथ, डोमेन स्टोर होता है। जैसे स्टूडेंट आईडी एक इंटीजर होता है, उसकी लेंथ 5 होगी। ये पूरा डेवलपमेंट टीम के लिए एक रेफरेंस का काम करता है।
ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और कंसिस्टेंसी बनी रहे। मैं जूम कर रहा हूँ, रोक रोक के पढ़ लो, फिर ये आपको नोट्स मिल जाएंगे जितनी जल्दी आप वो गोल कंप्लीट कर देते हो। डेटा डिक्शनरी एक सेंट्रल रिपोजिटरी होता है जो सिस्टम को सभी डेटा एलिमेंट्स को नाम, डिस्क्रिप्शन, टाइप, लेंथ, वैलिड वैल्यूज को स्टोर करता है। ये कंसिस्टेंसी, डॉक्यूमेंटेशन और बेटर कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है और सिस्टम की क्वालिटी, मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। फिर बारी आती है हमारी बाउंड्री वैल्यूज एनालिसिस की। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस BVA होता है। BVA ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की एक सुपरहिट टेक्निक है। इसका फंडा सिंपल है, सबसे ज़्यादा बग लिमिट्स बाउंड्रीज पर आते हैं। अगर सिस्टम एज एक्सेप्ट करता है तो 18 से 60 के बीच में, तो BVA में हम टेस्ट करेंगे 17, 18, 19, 59, 60, 61। सिर्फ इन वैल्यूज़ को टेस्ट करके हम अपना टेस्टिंग टाइम और कॉस्ट बचा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे दिया गया है 17, 18, 19, 17 इनवैलिड, 18, 19 वैलिड, 59, 60 वैलिड, 61 इज इनवैलिड। यहाँ पे बाउंड्री वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई है, वही पूरे के पूरे की टेस्ट केस आईडी। ये टेस्ट केसेस कैसे बनाते हैं ये भी समझ लेना, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। हिंदी समरी पढ़ते हैं। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एक टेस्टिंग टेक्निक है जो जिसमें इनपुट रेंज के बाउंड्री वैल्यूज, मिनिमम, मैक्सिमम और उनके आसपास के वैल्यूज को टेस्ट किया जाता है। यह टेक्निक कम टेस्ट केसेस में बाउंड्री एरर्स को एफिशिएंटली डिटेक्ट करने में मदद करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज CBSE, नॉट सेंड वो जो हमारा ये GBSE ये सब नहीं, कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है, पूरा सॉफ्टवेयर स्केच से क्यों बनाना जब मार्केट में प्री बिल्ट कंपोनेंट अवेलेबल है। इस अप्रोच को CBSE कहते हैं। जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते वक्त पेमेंट गेटवे का कंपोनेंट सीधा इंटीग्रेट कर लेना। इसका रूल है बिल्ड वंस यूज मैनी टाइम्स। इससे डेवलपमेंट स्पीड फास्ट होती है, कॉस्ट कम लगती है और टेस्टेड कंपोनेंट्स होने की वजह से क्वालिटी हाई रहती है। अब ऐसा समझो एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है, तो उन प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। तो उन कॉमन चीज़ों को उठा उठा के रीयूज़ करने को ही CBSE कहते हैं, कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर अपनी कंपनी में नहीं है तो बाहर के किसी कंपनी के पास होंगे जो टेस्टेड होंगे, वहाँ से उठा लो, दैट इज ऑल्सो CBSE। एडवांटेजेस यहाँ पे दिए गए हैं, रीयूजेबिलिटी, फास्टर डेवलपमेंट, कॉस्ट एफिशिएंसी, हायर क्वालिटी, मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ये सब होती ही हैं। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, की पॉइंट्स दिए गए हैं। हम सीधी हिंदी समरी पे आते हैं। तो CBSE एक मेथडोलॉजी है सॉरी गाइस, जिसमें रीयूजेबल कंपोनेंट्स का यूज करके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स डेवलप किए जाते हैं। इसमें एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करके इंटीग्रेट किया जाता है। इससे डेवलपमेंट टाइम कम होता है, फास्ट हो जाता है, कॉस्ट रिड्यूस होती है, रीयूजेबिलिटी बढ़ती है और सिस्टम की क्वालिटी इंप्रूव होती जाती है जैसे जैसे आप अलग अलग कंपोनेंट्स यूज करते रहते हो। अब एक्सप्लेन नो कोड और लो कोड, ये एकदम इजी है कि अगर आजकल हर कोई प्रोग्रामर बन सकता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स की मदद से। लो कोड का मतलब डेवलपर्स के लिए है जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ कस्टम कोड भी लिखा जा सकता है जैसे पावर एप्स। और नो कोड प्लेटफॉर्म के अंदर नॉन टेक्निकल लोगों के लिए है जिसमें 100% ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, बिना किसी कोडिंग की जानकारी के आप अपना ऐप बना सकते हो। जैसे एक बबल नाम की वेबसाइट या एप्लीकेशन या कुछ सर्विस है, ये स्टार्टअप्स और फास्ट प्रोटोटाइपिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। जैसे आप ऐसा समझो स्पाइरल मॉडल के अंदर आप शुरुआत के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉपिंग कर रहे हो, फाइनल प्रोटोटाइप जब हो गया तब आपने कोड करना चालू किया। इसकी हिंदी समरी देख लेते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, रोक रोक के पढ़ लो, ठीक है। लो कोड नो कोड कंपैरिजन, एडवांटेजेस, ठीक है, टिपिकल डेवलपमेंट प्रोसेसेस, की पॉइंट्स, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, लिमिटेशन, यूज़ केसेस। अब हमारी बारी आती है समरी की। तो लो कोड प्लेटफॉर्म्स में थोड़ा बहुत कोडिंग करके एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं, जबकि नो कोड प्लेटफॉर्म्स में बिना कोडिंग के ड्रैग एंड ड्रॉप टूल से ऐप डेवलप किए जा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स डेवलपमेंट टाइम कम करते हैं, कॉस्ट रिड्यूस करते हैं और बिजनेस यूजर्स को एम्पावर करते हैं। अगर आप अपना बिजनेस बना रहे हो एंड आपके पास डेवलपर को हायर करने के पैसे नहीं है, तो आप खुद ही अपनी वेबसाइट या ऐप बना सकते हो। पावर एप्स, बबल एंड जोहो क्रिएटर, ये बबल नो कोड है, बाकी दोनों लो कोड है, ठीक है।
एंड लास्ट टॉपिक हमारी इस वीडियो का जो कि है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। तो IaaS इसका मतलब क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। और आखिरी मेगा टॉपिक क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। अब कंपनीज को बड़े सर्वर्स लगाने की ज़रूरत नहीं, इंटरनेट के थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज़ करो और जितना यूज़ करो उतने पैसे दो। इसका मतलब होता है पे एज यू गो। इसके 3 मेन मॉडल होते हैं। IaaS जो इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हें सिर्फ मशीन मिलेगी। OS और ऐप तुम खुद संभालो, जैसे AWS EC2। पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिलेगा, ऐप डालो और चलाओ, जैसे हीरो। और फिर SaaS सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर जैसे गूगल वर्कशॉप, जीमेल। क्लाउड ने स्केलेबिलिटी और डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट दोनों को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। अब एक एक चीज़ें आप यहाँ से पढ़ते जाओ, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, यहाँ पे सर्विस मॉडल कंपैरिजन, यहाँ पे पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स कौन से AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज क्लाउड, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है वो अजूर, और गूगल की तरफ से GCP जो कि है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। एंड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है AWS क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है भाई, और सबसे सस्ता भी मेरे हिसाब से AWS ही है। एडवांटेजेस क्या है, स्केलेबल, कॉस्ट रिडक्शन, हाई अवेलेबिलिटी, ग्लोबल एक्सेस, सिक्योरिटी, फास्टर डेवलपमेंट। की फीचर्स है, वेन कब कौन सा यूज़ करना है। चैलेंजेस है, टूल्स क्या क्या है, AWS अजूर, गूगल गूगल क्लाउड के ऊपर आप डोकर, कुबरनेट्स, टेराफॉर्म, एंसिबल, जेकिन्स ऐसे चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। हिंदी समरी, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स इंटरनेट के माध्यम से, मतलब इंटरनेट के ज़रिए कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। ये IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल पर काम करते हैं, जिससे स्केलेबिलिटी, कॉस्ट रिडक्शन, हाई अवेलेबिलिटी और फास्टर डेवलपमेंट जैसे फ़ायदे मिलते हैं। तो गाइस इसी के साथ, तो दोस्तों ये था इग्नू MCS 213 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा निचोड़, एकदम हमने निचोड़ दिया है पूरे सब्जेक्ट को। हर एक डायग्राम और कंसेप्ट जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है हमने कवर कर लिया। अगर आपको ये रिवीजन PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे हमने वही चीज़ें लिखी है जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि 800 व्यूज़ चाहिए, 50 लाइक्स एंड कमेंट्स चाहिए, ठीक है। और वो जब हो जाएंगे तब मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड अभी तक यार अपने सब्सक्राइब या लाइक कमेंट नहीं किया है तो कर दो, इतनी मेहनत लगती है, रात रात भर चीज़ें एक जगह पे करनी पड़ती है, फिर उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है, कभी कभी रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है। तो मेरा एक रूल है जो खुद के लिए है कि मैं वन शॉट पूरी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, डायरेक्ट जो रिकॉर्ड किया वही अपलोड करता हूँ, तो कोई कट्स नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ सेम टू सेम। तो ये वीडियो मैं 3 बार रिकॉर्ड किया हूँ, ठीक है। 2 बार गलती हो गई थी, कुछ चीज़ें छूट गई थी तो फिर से मैंने रिकॉर्ड किए। तो इतनी मेरा डेडिकेशन एंड मेहनत, आप ज़रूर इसको सपोर्ट करो, जितने हो सके सब्सक्राइबर्स लाओ, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कराओ, ताकि मैं कुछ कमा सकूँ अपनी मेहनत की वजह से, ठीक है। एंड आपको सारी चीज़ें फ्री में देता हूँ, आपसे कुछ नहीं कमाऊँगा, कमाऊँगा जो यूट्यूब से ही कमाऊँगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, मैं हूँ कुलदीप, आप देख रहे थे डिस्टेंस डिग्री डिकोडेड, आपका अपना MCA कम्युनिटी, जहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में, हाई क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड, एग्ज़ाम रेडी मिलता है। तो आपका भाई कुलदीप लेता है अपनी विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।